प्यारे बच्चों, कक्षा 10 गणित के आज के सत्र में आपका स्वागत है। आज हम नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं। यह है पाठ 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। यह हमने शुरू करना है। सबसे पहली बात, दो चर वाला रैखिक समीकरण। दो चर वाला रैखिक समीकरण, तीन चीज में हम इसको समझेंगे। पहली बात दो चर वाला, फिर रैखिक और समीकरण। सबसे पहली बात, इससे पहले आपने एक चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ा है। एक चर वाला आपने कक्षा 7 में भी पढ़ा है, कक्षा 8 में भी पढ़ा है। कक्षा 8 में पाठ ही था एक चर वाले रैखिक समीकरण, उनको हम आसानी से हल कर लेते थे। हमने हल करना भी सीखा है उनको। अब है दो चर वाला रैखिक समीकरण, आपने पढ़ा है कक्षा 9 में। कक्षा 9 में आपने पढ़े हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, दो चर का मतलब जिसमें दो चर होते हैं। अब चर वाली बात आ जाए तो चर क्या होता है? चर क्या होता है? जिसका मान हमेशा परिवर्तनशील होता है, बदलता रहता है, उसे हम चर कहते हैं। ठीक है ना, जिसका मान हमेशा परिवर्तनशील रहता है। जैसे हम x ले लेते हैं, y लेते हैं, z लेते हैं, कुछ भी ऐसे ही हम ले लेते हैं। और अचर कौन से होते हैं? जिनका मान फिक्स होता है। जैसे हम 1 लिखेंगे तो उसका मान 1 ही होगा, 2 लिखेंगे तो 2 का मान 2 ही होगा, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे, कुछ भी लिखते जाएंगे हम संख्याएं। कोई भी परिमेय संख्या, वास्तविक संख्याएं लिखेंगे, उनका मान फिक्स होता है। लेकिन जो चर होते हैं उन्हें हम x, y, z, a, b, c, d इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। ये हमने पहले पढ़ा है। अब है दो चर वाला रैखिक समीकरण। दो चर वाला जिसमें दो हों, चर दो हों। ठीक है ना, जैसे हम एक चर वाला पढ़ते थे x + 5 = 15। इसमें चर कहाँ है? ये x चर है, ये 5 क्या है? अचर है, 15 भी अचर है। इसमें एक ही चर है। कितने चर हैं? एक चर है। ठीक है ना। ऐसे हमने यहाँ पर लिया, देखिए x + y = 5 ना। तो x का हमें पता है, x भी एक चर है, y भी एक चर है और 5 अचर है, यानी यहाँ पर दो चर हैं। ये दो चर वाला समीकरण हो गया। इसमें दो चर है, यहाँ भी दो चर है। देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर y, यहाँ भी दो चर हैं। यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, यहाँ भी दो चर हैं। ठीक है ना। अब दो चर वाला है और दूसरी बात रैखिक है। रैखिक का मतलब क्या होता है? रेखा। रैखिक का मतलब सीधे सीधे रेखा होती है ना। समीकरण का मतलब होता है समान से। समान यानी के बराबर। जिसमें बराबर होता है वही समीकरण होता है। इससे पहले हमने पिछले पाठ में पढ़ा बहुपद। यदि हम लिखते x + y तो ये एक व्यंजक है या बहुपद है। दो चर में एक बहुपद है। ठीक है ना। और यदि हम बराबर लगा दें और कुछ यहाँ लिख दिया, हमने 5 लिख दिया, तो ये बन गया हमारा समीकरण। क्यों? क्योंकि इसमें बीच में बराबर आ गया और बराबर के दाईं ओर और बराबर के बाईं ओर दाईं ओर दो पार्ट बन गए। एक बन गया लेफ्ट हैंड साइड और एक बन गया राइट हैंड साइड। और जहाँ लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो जाए वो होता है समीकरण। क्या होता है? समीकरण। गणित में समीकरण क्या होता है? जहाँ बीच में बराबर हो और दो पक्ष बन जाए, एक बायां पक्ष और एक दायां पक्ष। ठीक है ना। तो इसे हम क्या कहते हैं? समीकरण। तो जहाँ बराबर आ गया बीच में, हो गया समीकरण। वैसे वो समीकरण नहीं था। यदि वो बराबर नहीं होता, यहाँ पर एक ही पक्ष होता, तो ये एक व्यंजक हो जाता या एक बहुपद हो जाता। ठीक है। अब क्योंकि बराबर आ गया तो समीकरण हो गया। अब दो चर है तो चर इसमें दो हैं, तो दो चर वाला समीकरण हो गया। और रैखिक भी हो गया। रैखिक का मतलब है यदि हम इस समीकरण से कोई ग्राफ खींचेंगे या आलेख बनाएंगे, मान लिया जाए हम कोई आलेख बनाते हैं इस प्रकार से, तो इसका आलेख क्या होगा? ये जैसे x अक्ष है, ये y अक्ष है, इसका आलेख है तो ऐसा आएगा, सीधी रेखा आएगी, या ऐसा आएगा। ठीक है ना, एक सीधी रेखा आएगी या ऐसा आएगा, कैसे भी आ जाएगा, यानी एक सरल रेखा आएगी। कैसी रेखा? सरल रेखा।
समझ गए? इसलिए इसका नाम रखा गया रैखिक समीकरण, दो चर वाला रैखिक समीकरण। और एक और चीज बहुपद में हमने पढ़ा था, जिसकी घात एक होती है वो रैखिक कहलाता है ना? देख के भी हम बता सकते हैं जिसकी घात एक होती है। तो यहाँ घात का मतलब एक है, घात दो नहीं होगी। यहाँ पर दो चर वाला रैखिक समीकरण में घात दो नहीं होगी, घात एक ही होगी, चर की घात एक ही होगी। ठीक है ना? तो इससे भी आप पहचान सकते हैं क्योंकि वो रैखिक है। यदि घात एक है तो रैखिक है। दो चर आपको दिखाई दे रहे हैं। समीकरण इसलिए क्योंकि बीच में बराबर है, दो पक्ष बन रहे हैं, बायां पक्ष और दायां पक्ष, यहाँ भी बायां पक्ष और दायां पक्ष, यहाँ भी बायां पक्ष और दायां पक्ष। क्योंकि पिछली कक्षा में आपने पढ़ा है दो चर वाले रैखिक समीकरण। अच्छा, और क्या पढ़ा है आपने पिछली कक्षा में दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में? पहली बात, दो चर होते हैं। दूसरी बात, उसमें बीच में बराबर होता है, समीकरण है। रैखिक का मतलब उसमें जो घात है, चर की घात है, वो एक से ज़्यादा नहीं होती है, एक ही होती है। ठीक है ना? तो दो चर से मतलब दो चर हो गए, रैखिक का मतलब चर की घात, और समीकरण मतलब बीच में बराबर, हो गया दो चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है ना? यदि हम इसका ग्राफ बनाएं तो ग्राफ कैसा बनेगा? एक सरल रेखा बनेगी, चाहे वो ऐसी हो, चाहे ऐसी हो, चाहे ऐसी हो, एक सरल रेखा बनेगी। अच्छा, इसके अतिरिक्त और क्या खास बात है? और एक खास बात है कि इस समीकरण का जब हम मान निकालते हैं, जैसे कि हमने लिखा x प्लस वाई बराबर 5, इसके हम मान निकालते हैं, हम लिखते हैं कि x बराबर 0 रखने पर क्या हो जाता है? 0 प्लस वाई, भाई x के स्थान पर 0 रखा, क्या हो गया? और y बराबर हो गया, इसका मतलब y बराबर 5। तो इसका हल क्या हो गया? 0,5। अब हम कहें x बराबर हम 1 रख लेते हैं, तब क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई बराबर 5, 1 का पक्षांतर होगा, y बराबर हो जाएगा 5 ऋण 1, यानी कि y बराबर 4। अब इसका हल क्या हो गया? 1, 4। इसी प्रकार से x बराबर यदि हम 2 रखते हैं, x बराबर 2 रख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? 2 प्लस वाई बराबर 5, x के स्थान पर 2 रखा, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 5 ऋण 2, y बराबर 3, यानी हल कितना हो गया आपका? 2,3। ठीक है ना? यदि हम y का रख लें, माना y बराबर 0 है ना, तो y के स्थान पर 0 रखा, तो x प्लस 0 बराबर 5, यानी कि x बराबर हो गया 5, है ना? तो हल क्या हो गया हमारे पास? हल हो गया 5,0। इस प्रकार से हम इस एक समीकरण के बहुत सारे उत्तर निकाल सकते हैं, बहुत सारे हल निकाल सकते हैं, तो क्योंकि जो दो चर वाला एक रैखिक समीकरण होता है, उसके अनेक हल होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ये भी हमने कक्षा 9 में पढ़ा था कि एक चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेकों हल होते हैं। अब ये नहीं कह सकते कि आप यहाँ पर जो हल आपने निकाले इतने ही हैं, आप और भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको याद आ गया होगा, पिछली कक्षा में आपने पढ़ा था, आपने अनेकों हल इसके निकल सकते हैं। ठीक है, इसको हम एक छोटे से एग्जाम्पल द्वारा भी समझ सकते हैं कि दो व्यक्ति हैं, दो बालक हैं मान लिया जाए। एक है हमारा गिरीश और महेश, दो बालक हैं, और गिरीश कहता है कि मेरे पास गिरीश कहता है कि मेरे पास
महेश से 3 गुनी रकम है, 3 गुनी रकम है गिरीश के पास महेश से। हमें नहीं पता कितनी कितनी है, लेकिन 3 गुनी है। गिरीश ने कहा कि मेरे पास महेश से 3 गुनी रकम है, ठीक है ना। तो मान लिया जाए यहाँ पर गिरीश के पास x है और महेश के पास y है। इतने रुपए हैं, तो हमने इनको बराबर करना है कि गिरीश के पास तो x है, महेश के पास y है, और 3 गुनी किसके पास है? गिरीश के पास है। गिरीश के पास महेश से 3 गुनी है। अब 3 की गुणा हम कहाँ पर करेंगे? यहाँ पर करेंगे कि यहाँ पर करेंगे? x में करेंगे कि y में करेंगे? क्योंकि हमने इनको बराबर करना है, समीकरण बनाना है, समीकरण इनके समान करना है, बराबर करना है। यदि हम 3 की, क्योंकि ये तो 3 गुनी है, तो हमें 3 की गुणा यहाँ करनी पड़ेगी, तभी ये बराबर हो पाएंगे। क्योंकि ये कम है, महेश के पास कम है इसका अर्थ, और गिरीश के पास ज़्यादा है, तब हम 3 की गुणा करेंगे तभी ये बराबर होगा। यानी महेश के पास x है और गिरीश के पास x है और महेश के पास 3 गुणा y, महेश के पास y है, और तो महेश की रकम y है और गिरीश की रकम x है। तो लेकिन x और y में क्या संबंध है? x y का 3 गुना है। ये एक समीकरण बन गया, ये आपका एक समीकरण बन गया, x बराबर 3y, x बराबर 3y एक समीकरण बन गया। तो इससे हम ये पता नहीं कर सकते कि असल में रकम कितनी है। अब ये तो ये भी हो सकता है, देखिए यदि यहाँ महेश के पास 3 रुपये हैं, तो महेश के पास 3 रुपये यदि हैं, तो गिरीश के पास 3 तिया 9 रुपये हो जाएंगे। महेश के बाद ये 5 रुपये हैं, तो गिरीश के पास 15 रुपये हो जाएंगे। महेश के बाद ये 10 रुपये हैं, तो गिरीश के पास 30 रुपये हो जाएंगे। 10 तिया 30 होगा कि नहीं होगा? यानी फिक्स नहीं है, ठीक है ना। और अब यदि ये कहे कि, अब देखिए एक तो हो गया, अब यदि कहे दोनों के पास कुल 60 रुपये हैं, 60 रुपये हैं, कुल दोनों के पास कितने हैं? यानी 60 रुपये हैं। यानी x और y दोनों को जोड़ें तो कितने हो जाते हैं? 60 रुपये। तो ये आपका दूसरा समीकरण बन गया, ये बन गया दूसरा। पहला तो ये था, ये दूसरा हो गया। अब इस शर्त को भी अगर आप लगा दें तब आप फिक्स निकाल सकते हैं। देखिए, क्योंकि दोनों, ये 3 गुना है ना, ये इसका 3 गुना है, ये वाला है ना। तो ऐसी रकम, और उनका टोटल करके 60 है। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि यदि ये 15 है तो ये 45 है, दोनों को जोड़ेंगे 60 हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का अर्थ है, हमें एक समीकरण से हम एक एग्जैक्ट मान, एग्जैक्ट आंसर नहीं निकाल सकते, हमें उसके लिए दूसरा समीकरण भी चाहिए। इसीलिए हमने कक्षा 9 में जो पढ़ा था, एक समीकरण पढ़ा था 2 चर वाला, तो उसमें क्या हो रहा था कि अपरिमित रूप से अनेक हल आ रहे थे, एक हल फिक्स नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि उसके एक अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, एक ही उसमें शर्त थी। अब यहाँ 2 शर्त की हमें ज़रूरत पड़ेगी 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में। इसलिए हमें ज़रूरत पड़ती है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की। अब यहाँ बात आई युग्म, युग्म यानी जोड़ा। अब हम तभी उसका आंसर निकाल सकते हैं, हम पता कर सकते हैं कि असल में रकम कितनी है, या असल में जो हम चाह रहे हैं उसका वो राशि कितनी है, धनराशि है या आयु है या कुछ और है या कोई संख्या है ना। तो असल में वो संख्या है कितनी, वो हम एकमात्र समीकरण से नहीं निकाल सकते, 2 चर वाले एक समीकरण से नहीं निकाल सकते, बल्कि 2 समीकरण की हमें आवश्यकता पड़ेगी, या कह सकते हैं 2 शर्त की आवश्यकता पड़ेगी।
तो शर्त उस प्रश्न में होनी चाहिए। जैसे यहाँ पहली शर्त थी कि गिरीश के पास जो रकम थी, महेश के पास जो रकम थी गिरीश के पास उसकी 3 गुनी थी, एक शर्त हो गई। दूसरी शर्त ये थी कि दोनों के पास कुल रकम जितनी थी उनका टोटल 60 था। तब ये 2 शर्त पूरी हुई तभी हम इसको निकाल पाएगी 45 और 15 होगी, नहीं तो नहीं निकाल सकते। इसलिए हमें यहाँ क्या पड़ती है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की जरूरत पड़ती है। जैसे x + 3y = 0 और x + y = 60। ये x - 3y = 0 और x + y = 60। ये हमारे 2 समीकरण बने थे। ये हो गया 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। यानी यहाँ प्रश्न जो होगा युग्म में होगा, जोड़े में होगा, 2 समीकरण आपके पास होंगे एक साथ, तभी आप उनको हल कर सकते हैं। ठीक है। अब इनका मानक रूप भी होता है। कक्षा 9 में आपने पढ़ा था 2 चर वाले रैखिक समीकरण का जो मानक रूप क्या होता है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप होता है ax + by + c = 0। मतलब मैक्सिमम इसमें 3 पद हो सकते हैं। एक पद है इसमें ax, दूसरा है by, एक y का होता है, एक x चर का होता है, एक y चर का होता है, और तीसरा एक अचर पद भी होता है। मैक्सिमम 3 पद हो सकते हैं अधिकतम, ठीक है ना। और 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप क्या होता है, ये तो केवल एक समीकरण का है। अब उसमें तो दो समीकरण होते हैं। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप, इसमें क्या होगा, इसमें 2 समीकरण होंगे। इसमें होगा a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। ये इसमें 2 होंगे। और जहाँ ये जो ABCD है, जहाँ a1 b1 और c1, a2 b2 और c2 क्या हैं, अचर हैं। ये सब अचर हैं। ये तो अचर पद है, c1 c2 ये तो अचर पद हैं। इनमें चर भी साथ में हैं। तो चर कौन कौन से हैं, x और y हैं केवल, बाकी सब अचर हैं। ठीक है ना। c1 c2 अचर पद भी हैं इसमें। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। ये इसके बारे में हम कल और बात करेंगे। अच्छा, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ एग्जैक्ट मान निकालने के लिए 2 अलग अलग संख्याओं का फिक्स क्या है, 2 अलग अलग चरों का मान निकालने के लिए 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की आवश्यकता पड़ती है, ना कि 2 चर वाले एक रैखिक समीकरण की। एक से कुछ नहीं होगा, समीकरण युग्म की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं। युग्म मतलब जोड़े, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, उनके हल कैसे निकलते हैं, उनके हल कैसे होते हैं, क्या उनके कोई एग्जैक्ट हल निकलते हैं, या उनके ग्राफ कैसे बनते हैं। ठीक है ना। एग्जैक्ट हल निकलते भी हैं या किसी कंडीशन में नहीं निकलते हैं, है ना। तो इसके बारे में ये पाठ हमने पढ़ना है। इसमें आपने करना कुछ नहीं है, इसको देख करके आपने समझना है। केवल ये वीडियो देख करके आपने समझनी है बस, और कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है। थैंक यू।